हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, जापान द्वारा अपने वेपन एक्सपोर्ट्स को लेकर चीज़ों में थोड़ी ढिलाई करी गई है, जिसकी वजह से कई इंपॉर्टेंट डिफेंस कोलैबोरेशन इंडिया भी जापान के साथ सीख कर रहा है। तो पास्ट में एक इम्पॉर्टेंट डील हम जापान के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते थे, जो कि हो नहीं पाई थी, लेकिन अब उसके चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि उसमें कुछ प्रोग्रेस हो पाए। यहाँ पर हम जापानीज़ शिन माएवा US-2 की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। तो बेसिकली शिन माएवा US-2 को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए देखा जा रहा था। ये बेसिकली एयर सी रेस्क्यू एम्फीबियन एयरक्राफ्ट है, जो कि फ्लाई भी कर सकता है, और फ्लाई तो करता ही है लेकिन सी में भी लैंड कर सकता है। तो कई सालों तक इसको लेकर डिस्कशन चला है। इंडियन नेवी ने बहुत इंटरेस्ट इसमें शोकेस किया है, पर अल्टीमेटली डील जो है मटेरियलाइज नहीं हो पाई। तो करीबन 12 से 18 US-2 को परचेज करने की इच्छा इंडियन नेवी ने सामने रखी थी, करीबन 2010 के अराउंड। इवन इंडियन कोस्ट गार्ड भी यहाँ पर इंटरेस्टेड थी। तो ये मानकर चला जा रहा था कि इनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर प्लेस किया जाएगा, और हो सकता है लोकली इनको लाइसेंसिंग के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि ओवरऑल इसका जो कॉस्ट है वो कम रखा जा सके, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो जापानीज रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा थी। इवन 2016 में हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे डील साइन करने के। शिन माएवा ने इसका कॉस्ट भी रिड्यूस कर दिया था। $113 मिलियन पर प्लेटफॉर्म यहाँ पर कॉस्ट रख दिया गया था। पर उस समय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने इस डील को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेकिन 2018 में फिर से इसको लेकर बातचीत चालू हुई। इवन महिंद्रा के साथ शिन माएवा ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन करी थी, जिसके अंतर्गत अगर ये प्लेटफॉर्म इंडिया में लिए जाते हैं तो महिंद्रा ग्रुप इनको सपोर्ट करेगा। तो लास्टली प्राइस को लेकर जो है डिसएग्रीमेंट बना रहा, और अल्टीमेटली डील जो है साइन नहीं हुई। पर अब क्योंकि जापान द्वारा डिफेंस डील्स को लेकर थोड़ा सा ढिलाई करी गई है, तो एक्सटेंडेड लेवल पर कोऑपरेशन देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर ओवरऑल प्राइस भी कम रखने में सक्षम हो सकते हैं। तो जापान द्वारा करीबन 9 के आसपास ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं पर हमारी रिक्वायरमेंट 18 से 20 ऐसे प्लेटफॉर्म की है। तो क्योंकि नंबर वहाँ पर कम है और जो R&D कॉस्ट लगा है वो लगा है, जिसकी वजह से प्राइस जो है पर यूनिट वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नंबर बढ़ेंगे, प्राइस अपने आप नीचे हो जाएगा। इवन जो जापान को ये कॉस्ट किए हैं उससे पहले ही 25% कम हमें कॉस्ट करने वाले थे। पर ये प्लेटफॉर्म्स एक्सपेंसिव हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। $113 मिलियन पर पीस तब इनका प्राइस था। यहाँ पर हम 2017-18 की बात कर रहे हैं। अभी ये प्राइस डेफिनेटली इनसे बढ़ा होगा। कंपैरिजन के लिए ये C-130J सुपर हरकुलिस से थोड़ा ही ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, और अगर इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखी जाए तो उसके हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी आपको लगेंगे। तो ये मेनली सार ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये पर्टिकुलर टाइप हमारे लिए नया होगा। करीबन 11 के आसपास क्रू मेंबर यहाँ पर लगते हैं, जिसमें 2 पायलट्स हैं, और बाकी 20 के आसपास पैसेंजर्स यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इनके थ्रू चलाया जा सकता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि जब नेवल शिप हिट होता है तो वहाँ पर रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता है। तो उस केस में ये प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी वहाँ पहुँच कर क्विकली सार ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और वैल्यूबल लाइफ सेव कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सरफेस वेसल को पहुँचने में समय लगता है, स्पीड का डिफरेंस आता है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके साथ आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, जो कि 4700 किलोमीटर्स की है। सर्विस सीलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बेयरली 7000 मीटर को ये क्रॉस कर पाते हैं। पर टेक ऑफ डिस्टेंस काफ़ी कम है। वाटर से अगर टेक ऑफ करना हो तो 280 मीटर पर ही टेक ऑफ कर सकते हैं, और वाटर पे लैंड करना हो तो मात्र 330 मीटर पर ही लैंड कर सकते हैं। काफ़ी रिलायबल रोल्स रॉयस के AE 2100 टर्बो प्रॉप इंजन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, करीबन 4 के नंबर में। ये सेम इंजन है जो कि हमारे सुपर हरक्यूलीज में इस्तेमाल होते हैं। बाकी एक टर्बो शाफ्ट इंजन भी दिया गया है बाउंड्री लेयर कंट्रोल के लिए। तो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इसको पूरी तरीके से लैस किया गया है, जिसके अंतर्गत सेंसर बॉल्स पे आपको दिखाई देंगी। EOIR कैमराज हैं, साथ में ये करीबन 500 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर क्रूज कर सकते हैं और सिग्निफिकेंट डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को चाइना द्वारा भी बनाया जा रहा है। AG-600 चाइनीज डिजाइन एंड डेवलप्ड सी प्लेन है, जो कि यूक्रेनियन इंजन्स को यूज़ करता है। डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर जापान धीरे धीरे अब ओपन हुआ है, और बहुत ज़रूरी है कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें हम इनके साथ कोऑपरेशन को बढ़ाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ के मामले में कई जगहों पर जापान एक्चुअली काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसमें इनके जेट इंजन टेक भी शामिल है। बाकी कावासाकी C2 के भी इंडिया के MTF प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अगेन अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसे बेबी ग्लोब मास्टर भी कहा जाता है। कॉस्टली है, पर इसके पीछे वही रीज़न है कि जापान की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी नहीं रही है, तो स्केल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से प्राइस नीचे नहीं जा पाया। तो इन डील्स में अगर हम जापान के साथ टॉक्स को दोबारा से इनिशिएट करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर कोऑपरेशन हो पाए,
और कई क्रूशल टेक्नोलॉजीज़ पर दोनों कंट्रीज़ काम कर पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।